चलिए अब बात करें, अपने पास अगला टॉपिक फ्लिपिंग अपन पढ़ चुके थे। अगला टॉपिक आपके पास आएगा 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। अब ये क्या चीज़ है? आपको पहले बोला था कि एक्सियल वाले जो बॉन्ड्स वो किसमें इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये चीज़ कल देखी, साइक्लोहेक्सेन के अंदर फ्लिपिंग चल रही थी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन का मतलब, आप यहाँ पर कोई ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पे कोई अपने पास जी करके कोई ग्रुप है, वो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद एक्सियल से अपनी पोजीशन क्या चेंज कर देगा, इक्वेटोरियल में। ठीक है। अब होता क्या है, कोई जब भी कोई ग्रुप एक्सियल पे लगा हुआ है, ये पोजीशन एक्सियल हो गई, ये पोजीशन इक्वेटोरियल हो गई। जब भी कोई ग्रुप एक्सियल पे लगा होता है तो उसके हिसाब से थर्ड पोजीशन देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इधर लूँ तो 1, 2, 3। आपको एक्सियल पोजीशन पता ही है, ये भी आपके लिए कौन सी पोजीशन होगी, एक्सियल। ये भी पोजीशन कौन सी होगी, एक्सियल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर इस ग्रुप को रिपल्शन अराइज होता है। और कोई भी मॉलिक्यूल आपको पता है रिपल्शन में रहना नहीं चाहता, तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल जैसे ही एक्सियल पे आएगा, वो फ्लिपिंग तो आपको पता है फ्लिपिंग हो ही रही है, तो क्या करेगा, वो वापस किस में चला जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर। ओके। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे एज द साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, as the size of substituent increases, K equilibrium increases। कहने का मतलब जैसे किसी साइज बढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल Me हो गया, Et हो गया, आइसोप्रोपाइल लगा दिया और टर्शरी ब्यूटाइल। देखिए क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर आएगा, नीचे की साइड जैसे जैसे आ रहा हूँ, साइज क्या होगी, बढ़ रही है। अगर साइज बढ़ रही है यानी उसके अंदर यहाँ पर 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, उसकी टेंडेंसी इक्वेटोरियल पोजीशन पर आने की ज्यादा। तो क्या होगा, साइज बढ़ी तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कि इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा। के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, ग्रुप इसमें पोजीशन लाना ज्यादा पसंद करेगा, तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एस द ग्रुप बिकम्स टर्शरी ब्यूटाइल, as the group become टर्शरी ब्यूटाइल, यानी कभी भी अगर टर्शरी ब्यूटाइल लग गया, ये ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है कि द फ्लिपिंग स्टॉप्स। मॉलिक्यूल के अंदर अब आपको कोई फ्लिपिंग देखने को नहीं मिलेगी, और अब क्या होगा, जो एक्सियल है वो पोजीशन एक्सियल में ही कन्वर्ट हो जाएगी, और जो इक्वेटोरियल में है वो इक्वेटोरियल में ही रह जाएगी। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपने इसके ऊपर। जैसे यानी अब अपन को एक चीज क्लियर है कि मोस्टली कोई भी पोजीशन ग्रुप कहाँ रखना पसंद करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यानी अगर मैंने आपको कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, एक Me, ये फर्स्ट हो गया, और यहाँ पर Me लिखा हुआ है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। आपको कोई पूछ ले कौन ज्यादा स्टेबल है, तो नो डाउट स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सेकेंड की फर्स्ट से। दूसरी बात करें, यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर सही है, यानी कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर कौन सा, हाँ जी, कौन सा पोजीशन ज्यादा स्टेबल होगी, आपको पता है ये ग्रुप कौन से लग गए, टर्शरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पर ये पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल। ठीक है। यहाँ पर ये पोजीशन कौन सी होगी, एक्सियल। तो ये पोजीशन बिल्कुल नहीं रहेगी। कौन सा ज्यादा स्टेबल आ जाएगा आपके लिए, फर्स्ट फॉर्म ज्यादा स्टेबल। ठीक है, फटाफट इतना नोट करो। तो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन का काम इधर खत्म। अब कभी कभार आपको क्या होगा, चलो ये तो एक ही ग्रुप लगा हुआ था, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट केसेस आएंगे जब आपके पास एक नहीं एक से ज्यादा ग्रुप्स आपको लगे हुए मिलेंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि कैसे ग्रुप्स लगाते हैं। तो अपन बात करें चेयर फॉर्म की ग्रुपिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, ये आपको कल अपन एक्सियल और इक्वेटोरियल पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर आपको एक्सियल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये 6 कौन से हो गए आपके पास, एक्सियल। इक्वेटोरियल कौन से हो जाएंगे, ये सब इक्वेटोरियल। इधर भी इक्वेटोरियल इधर बना रहे थे, इधर कौन सा सिंबल आ रहा था, एम का, इधर कौन सा सिंबल बना रहे थे, डब्ल्यू का। ये आपके पास कौन से हो गए, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले
फॉर्म्स। अब यहाँ पर मैं कुछ इसमें चेंज कर रहा हूँ। चेंज इस तरीके से किया कि जो अपर वाले ग्रुप्स हैं, अपर ग्रुप्स, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेज से, और जो डाउन वाले ग्रुप्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया, डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। सो नाउ अब क्या करें, नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी नंबरिंग दे दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फर्स्ट कार्बन पे बात करें तो अपर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर वेज से रिप्रेजेंट किया, तो सब जगह अपन ने कुछ इस तरीके से बना दी। तो वेज पर एक्सेल आएगा। इधर बात करें एक्सेल और इक्विटोरियल में, ऊपर की साइड कौन है, इक्विटोरियल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेज पर इक्विटोरियल। थर्ड पर चेक करो, एक्सेल इक्विटोरियल, एक्सेल इक्विटोरियल। जब वेज पर ये ग्रुप आए हैं तो डैश पे कौन सा आएंगे, जो लोअर साइड है, यही करेंगे अपन। तो यहाँ पर आप ग्रुपिंग को चेक कर लीजिए। चलिए, इक्विटोरियल, यहाँ पर एक्सेल इक्विटोरियल, एक्सेल इक्विटोरियल और एक्सेल। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगर सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड है, ऐसा को अपन कहते हैं सिस, या फिर ये, या फिर ऐसा सेम। अगर कोई भी ग्रुप सेम साइड है, जैसे कि ए अगर सेम साइड है, इसे अपन कहेंगे सिस। वहीं पर अगर अपन को कुछ ऐसा मिल गया कि एक ग्रुप ऐसा है, दूसरा एक्सेल ऐसा है, तो अपन क्या कह देंगे, इस ग्रुप को अपन ट्रांस। ठीक है, तो अभी अपन टेबल बना रहे हैं, वो टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सिस ट्रांस, ग्रुपिंग चेक कर लेते अपन, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट सिक्स्थ। यहाँ पर देख लेते हैं 1 3 और 1 5। ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। देखिए, सिस का मतलब सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड। सिस 1 2 पे बात करें, 1 2 पे सिमिलर ग्रुप्स कौन कौन सा आ रहा है, देखिए वेज पर ए और ई आ रहा है। ठीक है, तो सिस 1 2 पे क्या आ रहा है, ए ई, और क्या कह सकते हो, ई ए और ई ए। सेम चेक करो 1 4 पर, 1 4 सिस कौन सा आ रहा है, ए ई या फिर ए ई और ई ए। यहां पर क्या हो गया, 1 4 1 2 1 6, हर किसी पर सेम चीज आ रही है। चलिए बात करें 1 3 पोजीशन सिस, 1 3 पोजीशन सिस की बात करें तो क्या आएगा, देखो वेज और वेज पर ए और ए, क्या आ गया, एक्सेल एक्सेल। और क्या हो सकता है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल और इक्विटोरियल इक्विटोरियल। ठीक है, ट्रांस पे चेक करो, 1 2 के अंदर चेक करो, आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, वही एक्सेल एक्सेल या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल। वही 1 3 पे बात करेंगे, अब चेक कर लीजिए ए ई और ई। ठीक है, ये आपके लिए टेबल इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर एक स्टेबिलिटी ऑर्डर इन जनरल नोट कीजिएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अगर कोई ग्रुप इक्विटोरियल पे लगा हुआ है, फिर ए ई या फिर आप ई ए कह सकते हो, और लास्ट में आएगा ए ए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, 1 3 डायगोनल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा, रिपल्शन सबसे ज्यादा। यहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप कहाँ लगे हुए हैं, इक्विटोरियल इक्विटोरियल पर। ये आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर, बट इन जनरल है, ग्रुप्स पे चीजें डिपेंड करेगी, तो वो अपन क्वेश्चंस में देख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप ध्यान रखें, एक चीज याद रखिए, 1 3 6 एक्सेल एक्सेल या इक्विटोरियल इक्विटोरियल। जब आपको ये याद है तो आपको ऑब्वियसली ये याद हो जाएगा कि 1 3 6 अगर एक्सेल एक्सेल है तो 1 2 6 क्या होगा, एक्सेल इक्विटोरियल। यानी अगर 1 3 ट्रांस पूछा है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ देखते हैं इसका फायदा कहाँ है और कहाँ इसका रोल आने वाला है। चलिए क्वेश्चन पहले, मैंने कोई ग्रुप लगाया जैसे कि एम ई टी एम ई
ईटी सेकंड, थर्ड फॉर्म की बात करी यहाँ पर ईटी और एमई, एंड फोर्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एमई और यहाँ पर ईटी। क्वेश्चन आपका है स्टेबिलिटी ऑर्डर। इन चारों को आप स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज कीजिए। फर्स्ट, सेकंड हो गया, इट विल बी थर्ड, और ये आपके पास फोर्थ। तो कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले आपके पास कौन सा होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए ग्रुप कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, यानी ये आपके पास इक्विटोरियल, इक्विटोरियल आ गया। सेकंड सबसे स्टेबल, ऑप्शन काटना सीखेगा पेपर के अंदर, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला सबसे अनस्टेबल, यानी फर्स्ट तो नीचे ही आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्शन काटने पे ज्यादा नोटिस कीजिएगा। यहां पर बात करें थर्ड और फोर्थ के अंदर, थर्ड और फोर्थ के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो क्या होगा, बड़ा ग्रुप इक्विटोरियल पर है तो ज्यादा स्टेबल, तो बड़ा ग्रुप कौन सा है? ईटी, यानी ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया अपने पास? थर्ड, और फिर लास्ट में आपके पास कौन सा आ गया? आपके पास फोर्थ। ये आपके लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, आपको मान लीजिए साइक्लिक कन्फर्मेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है और आपको ईटी और यहां पर एमई दे दिया। अब यहां पर आपके पास चार ऐसे फॉर्म दिए होंगे, फिर आपको पूछेगा उसके अंदर से सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है। तो सबसे स्टेबल फॉर्म अगर आपको उसको बनाना है तो यहां पर क्या बना सकते हो? देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 2 सिस, यानी अगर सिस के अंदर 1 2 क्या था आपके पास? एक्सियल, इक्विटोरियल। टेबल याद है? सिस 1 2 के अंदर क्या था? एक्सियल, इक्विटोरियल। यानी अगर आपको इसका बेस्ट कन्फर्मर बनाना पड़े तो आप कौन सा बनाओगे? एक ग्रुप एक्सियल पर होगा, एक इक्विटोरियल पर। इक्विटोरियल पर कौन सा ग्रुप रखोगे? जो बड़ा है साइज में। बड़ा कौन सा है? इथाइल, और दूसरा एमी। कर लोगे? चलो तीसरा क्वेश्चन बात करें। यहां पर मैंने दे दिया टर्शरी ब्यूटाइल। अब ध्यान रखना, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल आया आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, फ्लिपिंग यहीं पर खत्म। और ध्यान रखेंगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा सबसे पहले बड़े ग्रुप को आप इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाएंगे, उसके रेस्पेक्ट में चीजें करते रहेंगे। यानी अपन अगर इसका साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर बनाएंगे, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपको शीट में मिलेंगे। यहां पर सबसे पहले टर्शरी ब्यूटाइल को आप कहां लगाओ? इक्विटोरियल पोजीशन पर लगा दे, इक्विटोरियल पोजीशन पर। अब चेक करते हैं आपस में रिलेशनशिप। यहां पे कौन सा आ गया? 1 3 ट्रांस, 1 3 ट्रांस क्या था? एक्सियल, इक्विटोरियल। यही था 1 3 ट्रांस, एक्सियल और इक्विटोरियल। अब पता चल गया ये ग्रुप कहां लगा हुआ है? इक्विटोरियल। अगला ग्रुप कहां आएगा? 1 2 3 एक्सियल। काम खत्म। नेक्स्ट चेक करो, या तो 1 4 चेक कर लो या फिर 1 2 चेक कर लो। 1 2 ट्रांस, आप किसी भी चेक कर सकते हो। यहां से करोगे तो 1 4 सिस आ जाएगा, बात वही है। मैं यहां पे चेक कर रहा हूं तो 1 2 ट्रांस। 1 2 ट्रांस क्या था? हाँ जी, 1 2 ट्रांस एक्सियल, एक्सियल या फिर इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। नो डाउट अपन को पता है कि इक्विटोरियल, इक्विटोरियल ज्यादा स्टेबल है, बट यहां पर इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ये पोजीशन कहां जाएगी? एक्सियल पर। तो नो डाउट अपन को अगला एमई जो लगाना पड़ेगा वो कहां जाएगा? एक्सियल पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा मत कर देना कि दो ग्रुप को इक्विटोरियल पर दे दिया, टर्शरी ब्यूटाइल को एक्सियल पर दे दिया तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया, कि ज्यादा ग्रुप इक्विटोरियल पर है। हमेशा साइज डिपेंड फैक्टर रहेगा, तो साइज के हिसाब से टर्शरी ब्यूटाइल को पहले लगाना, उसके बाद अपन चीजों को चेंज करेंगे। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इतना। अब आगे वाले क्वेश्चंस देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना क्या चाह रहा है। आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, इसके अंदर ये पूछा है इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा है। पूछा है कार्बन सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेकंड और थर्ड कार्बन के ऊपर बात की हुई है। सबसे पहले तो आप एक चीज करिएगा, इन क्वेश्चंस में हमेशा
ये ध्यान रखना कि आपको ग्रुपिंग चेक करनी है। यहाँ पर अगर ग्रुपिंग की चेक करूं तो देखो FHCH3 डायरेक्टली स्टेबिलिटी पे मत चले जाना, सबसे पहले ग्रुपिंग चेक करोगे। इस कार्बन पर बात करूं तो एक फ्लोरीन H और CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर चेक करें, देखिए फ्लोरीन H CH3 नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। इधर बात करें फ्लोरीन H CH3 है, पॉसिबल। आगे भी चेक कर रहे हैं, ये भी नहीं, ये पीछे वाले कार्बन पर ये भी नहीं। डायरेक्टली आपके पास आंसर कौन सा आ गया, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, ग्रुपिंग्स, उसके बाद स्टेबिलिटी पे चेक करेंगे। नेक्स्ट 3 कन्फर्मर दे दिए, सबसे ज्यादा स्टेबल आपके हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, जो स्टैगर्ड है, यानी अपन कह सकते हैं ऑपोजिट पोजीशन अगर कुछ होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल आना चाहिए। तो अपन के हिसाब से जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन कंफर्म करने वाले थे, क्या कहेंगे, फर्स्ट अपन जो एक्सपेक्टेड था फर्स्ट, फिर थर्ड और सेकंड, ये यही था एक्सपेक्टेड। क्या कहोगे, ये कौन सा हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म, ये तो इक्लिप्स फॉर्म आ गया ना, ये इक्लिप्स है सबसे अनस्टेबल, और यहां पर कौन सा आ गया, गॉचे वाला। बट यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये फॉर्म कौन सा हो गया, गॉचे फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगा। तो सही ऑर्डर स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा, 3 1 2। इस टाइप के क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। पहले आपको क्वेश्चंस पर क्या चेक करना है, ग्रुपिंग, यहां पर ग्रुपिंग के हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर कैसे चेक करोगे आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट ध्यान रखना। अगर किसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट आ रहा है तो वो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। करो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी आपको क्या पता लगाना है, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। चलिए मोस्ट स्टेबल फॉर्म के अंदर सबसे पहले चेक कर लो कहीं पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, OH है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ कुछ नहीं है, इक्लिप्स, यहाँ पर बहुत दूर आ गए, यहाँ पर हो सकती है चांसेस, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी फर्स्ट और फोर्थ के अंदर ऑप्शन में पॉसिबल है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनको कहाँ रखने की टेंडेंसी रखेंगे, दूर। तो फर्स्ट के अंदर बात करें, देखिए ये CH3 एक दूसरे के बहुत ही ऑपोजिट है, यानी फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म, ये ज्यादा स्टेबल आएगा एज कंपेरेटिवली टू यहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि क्या है, ग्रुप्स पास में। तो आपके लिए ऑप्शन का सही आंसर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में बात करें तो आपके हिसाब से ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए था, ये वाला फॉर्म, क्योंकि इक्विटोरियल ग्रुप है, और यहाँ पर कौन से ग्रुप है, दोनों एक्सियल। बट अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, और यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और ध्यान रखिएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ये फर्स्ट फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरेटिव टू सेकंड। इसीलिए मैंने बोला था इन जनरल आपके लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, इक्विटोरियल, फिर एक्सियल इक्विटोरियल, और बाद में क्या लिखते हैं अपन, एक्सियल। बट हमेशा ग्रुप्स जरूर चेक कर लीजिएगा कौन से हैं, कहीं उस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयन डाइपोल का इंटरेक्शन ना लग रहा हो, ठीक है। ये आपका साइक्लिक कंफर्मेशन खत्म इन द फॉर्म ऑफ चेयर फॉर्म के। अगला टॉपिक अपने लिए होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिंपल सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सुनाओ। सबसे पहले डेफिनेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, but differ in arrangement of atom or group in a three-dimensional space, and which occurs
completely due to restricted rotation, completely due to restricted rotation। अब ये restricted rotation का क्या मतलब है वो चेक करते हैं। are known as geometrical isomers, are known as geometrical isomer, और अपन उसको शॉर्ट में आगे से लिखेंगे GI। इनको अपन क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं तो उसके लिए 3 कंडीशन फॉलो करनी है। इन 3 कंडीशंस को हमेशा आप चेक करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी उस मॉलिक्यूल के अंदर बीच में कहीं पर भी रोटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा कोई सेंटर अपन ने दे दिया, कार्बन कार्बन, चलो अभी कार्बन नहीं लेते, मान लीजिए ऐसा कोई है, यहां पर किसी भी तरीके से कुछ भी रोटेशन नहीं होना चाहिए, यानी इस बॉन्ड और इधर के बीच में यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या कहोगे आप, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जैसे कि पाई बॉन्ड अगर अपन ने लगा दिया तो अपन जानते हैं सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन पॉसिबल है, बट पाई बॉन्ड पर कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो पहली कंडीशन आपको क्या चेक करनी है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सेकेंड बॉन्ड की बात करें, यहां पर अगला केस में अपन क्या देखेंगे, ग्रुप्स lying should be on the same plane, ग्रुप्स lying should be on the same plane। किन ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, ये 2 ग्रुप और ये वाले जो 2 ग्रुप्स यहां पे लगे होंगे वो सेम प्लेन पर होना चाहिए। यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 है, उसके अपन को ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मोस्टली क्या ध्यान रखना है, ये जो 2 ग्रुप और ये जो 2 ग्रुप है वो सेम प्लेन पर होना चाहिए, यानी बोर्ड ऑफ द प्लेन पर। अगर जैसे ये 2 ग्रुप बोर्ड ऑफ द प्लेन पर है तो ये 2 ग्रुप भी सेम बोर्ड ऑफ द प्लेन पर ही होना चाहिए। तीसरा, ग्रुपिंग ऑन ईच सेंटर शुड बी डिफरेंट, ईच सेंटर शुड बी डिफरेंट। अब इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा मान लीजिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहां पर ए बी ए ए। देखिए यहां पर पहला कंडीशन पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, कोई घूमने वाला मॉलिक्यूल है नहीं। दूसरी चीज क्या थी, सेम प्लेन पर। तो यहां पर अगर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2, यहां पर भी sp2। शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी अपन को ये पता चल गया ये 2 ग्रुप और ये 2 ग्रुप सेम प्लेन पर है, यानी इसकी 2 कंडीशन फॉलो हो रही है। तीसरी कंडीशन की बात करूं, ईच सेंटर पर जो ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। यानी बात करें अगर इस सेंटर पर बात करूं तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी दोनों अलग अलग है, बट अगर मैं इधर जाऊं तो दोनों ग्रुप्स ए हो गया, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा। वहीं अगर मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का होता, ए बी बी ए, तो ये मॉलिक्यूल आपके लिए GI शो करेगा, क्योंकि तीनों कंडीशंस इसकी फॉलो हो गई। इसी के अपन बहुत सारे केसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, वही 3 कंडीशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ग्रुप्स सेम प्लेन पर होना चाहिए। तीसरी चीज यहां पर क्या हो गया, ग्रुपिंग डिफरेंट। ओके, चलिए अब स्पेशल केस के हिसाब से चेक करते हैं। चलिए केस फर्स्ट, यहां पर बात करें पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पे जो अपन को पता है रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, C डबल बॉन्ड C हो सकता है, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O। सबसे पहले तो पाई बॉन्ड के एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। ये सब क्या हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। पहला केस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, फुलफिल्ड है। डबल बॉन्ड आया, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, पहला एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, A B D E, ऐसा कुछ ले लिया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2, यहां पर भी कौन सा हो गया, sp2, ये भी क्या हो गया, sp2, ठीक है। अब 2 कंडीशन फॉलो, सेम प्लेन पर है। तीसरी चीज क्या देखनी थी, ये दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, दोनों डिफरेंट, ये भी डिफरेंट है, यानी ये GI शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर देख लें, C डबल बॉन्ड N H A और
चलिए बी। अब इसके अंदर जीआई होगी या नहीं होगी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पहला काम सही है। सेकंड हाइब्रिडेशन, यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है। अब लेकिन क्या ये दो ग्रुप तो चाहिए, तो यहाँ पर क्या देखो दो ग्रुप्स इसके पास है, दोनों डिफरेंट है। एक नाइट्रोजन का ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के पास क्या होता है यहाँ पर एक लोन पेयर, क्वेश्चन में आपको कभी दिया हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देखें तो H और लोन पेयर अलग अलग है, इसलिए ये भी मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, N डबल बॉन्ड N, इधर मैंने दे दिया H, इधर भी दे दिया H। क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है लोन पेयर होगा। मुझे पर्टिकुलर सेंटर पर दोनों ग्रुप अलग चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहा कि यहाँ पर दोनों ग्रुप्स इधर सेम है, उससे लेना देना नहीं है। पर्टिकुलर सेंटर जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वहां पर दोनों ग्रुप्स अलग अलग चाहिए, तो यहाँ पर भी जीआई शो होगा। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या ये जीआई शो करेगा? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? दो लोन पेयर। क्या ये जीआई शो कर सकता है? नो डाउट यहाँ पर क्या होंगे दोनों ग्रुप अलग सॉरी सेम है, तो यहाँ पर जीआई शो नहीं करेगा। इस टाइप की कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपके लिए कौन सा हो गया? केस फर्स्ट पाई बॉन्ड के। चलो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आप नोट करो जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन, इसमें जीआई होगी या नहीं होगी आपको पता लगाना है। वही तीन कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है और बताइएगा जीआई होगी या नहीं। पहली, नहीं होगा। क्या होगा? दोनों ग्रुप सेम आ गए। यहाँ पर भी नो डाउट यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक CH3 है, बट मैं इस सेंटर पे बात करूं तो दोनों ग्रुप सेम हो गए, यहाँ पर भी जीआई नहीं होगी। नेक्स्ट वाले पे बात करें, इस डबल बॉन्ड पर देखें H और CH3 अलग अलग, यहाँ पर भी H और CH3 अलग अलग, नो डाउट होगी। इधर नहीं होगी, दोनों CH3 सेम आ गए। इधर बात करें, देखो H CH3 इधर से हो सकती है, इधर एक बार H लगा हुआ है, ये पूरा ग्रुप, यानी अगर मैं बात करूं इस साइड से होगी डबल बॉन्ड पर। इस डबल बॉन्ड पर बात करूं तो इस डबल बॉन्ड पर जीआई नहीं होगी, यहाँ पर दोनों H2 अलग है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी या नहीं, तो आप कहोगे हाँ होगी, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक भी ऐसी जगह मिल गई जहां आपको जीआई शो कर रहा है, तो आप कहोगे मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। नेक्स्ट होगी, यहाँ पर क्या होगा H CH3 अलग अलग, यहाँ पर N का लोन पेयर और OH अलग, ये भी जीआई शो करेगा। इधर यहाँ से इस सेंटर से नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी, तो ओवरऑल कोई जीआई इसके अंदर शो नहीं होगी। ये आपका हो गया केस फर्स्ट। नेक्स्ट केस की बात करें, अगला आपका केस साइक्लो एल्केन। नेक्स्ट केस लीजिए साइक्लो एल्केन्स। सेकंड केस की बात करें, क्या क्या होगा उसको? साइक्लो एल्केन्स। अब साइक्लो एल्केन्स का मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 6 मेंबर की रिंग से बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि 6 मेंबर ही हो, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। करना क्या है, यहां पर पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ ए बी। देखिए सबसे पहले क्या था कंडीशन? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर बात करें, क्या यहां पर रोटेशन पॉसिबल है? रिंग है, खुद सोच लो, रिंग बनी होगी इस साइड से, अगर किसी भी तरीके से मैं रोटेशन करवा रहा हूं तो क्या होगा? रिंग ब्रेक, यानी पहली कंडीशन फुलफिल, वो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। सेकंड कंडीशन क्या है? हाँ जी, सेकंड कंडीशन क्या थी? ग्रुप्स जो हैं वो सेम प्लेन पर होने चाहिए। तो यहां पर बात करें हाइब्रिडेशन चेक करो, यहां पर हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। यहां पर भी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। sp3 का मतलब अब होगा क्या? ये तो रिंग बनी हुई है, ये ग्रुप सेम प्लेन पर होंगे, बट यहां पर बात करें एक आगे की साइड एक पीछे की साइड, इधर भी एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड, यानी ये दोनों ग्रुप्स भी आपस में सेम प्लेन पर है। तीसरी कंडीशन, यहां पर ग्रुप्स डिफरेंट है, ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। नेक्स्ट, इसी के अंदर दूसरा एग्जांपल, पोजीशन कुछ भी हो सकती है। यहां पर जीआई कहां से शो कर रहा था? फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। यहां पर ए बी, अगर यहां पर कर दिया, यहां पर कौन सी पोजीशन हो जाएगी? फर्स्ट थर्ड। यहां सब पर भी जीआई शो होगी। कोई आपसे पूछे इस मॉलिक्यूल के अंदर ए, यहां पर एक H और यहां पर बी दिया हुआ है,
क्या GI शो होगी? देखो अगर मैं इस HH को लूँ, ये सेंटर तो खराब हो गया क्यों, यहाँ पर दोनों ग्रुप से अलग अलग सेम हो गए। यहाँ पर बात करें लेकिन इधर और इधर, जब मैं ये वाला सेंटर लूंगा तो क्या हुआ, देखो कुछ नहीं दिया हुआ, यानी इसके पीछे क्या होगा, एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा है, तो ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा। तो रेस्पेक्ट क्या हो गया, यहाँ से A और H अलग अलग है, यहाँ पर B और H अलग है। तो ये केस था आपका साइक्लोएल्केन्स का। इतना सा चीज ध्यान रखिए। अब इसके क्वेश्चन देख लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वही आपको पता लगाना मॉलिक्यूल के अंदर GI होगी या नहीं। चलो फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें, कोई सेंटर आपको दिख ही नहीं रहा, इसमें नहीं हो सकती। सेकंड की बात करें तो आपको एक जगह तो ऐसा दिख रहा है कि CH3 और एक H है, बट क्या कोई और जगह है जहां पर ग्रुपिंग्स आप चेक कर सकते हो? ऐसी कोई जगह नहीं है, एटलीस्ट 2 सेंटर तो आपको चाहिए ही होंगे। नेक्स्ट की बात करें, देखिए फर्स्ट थर्ड पोजीशन, यहाँ पर CH3 और एक H, यहाँ पर CH3 और H, यहाँ पर GI शो होगी क्योंकि अपने पास GI का सेंटर है। नेक्स्ट यहाँ पर भी GI होगी, Me और ET की बात करें, इधर भी होगी, इधर नहीं। नेक्स्ट नो डाउट ये वाला सेंटर अलग हो जाएगी, इधर कुछ नहीं दिया हुआ, एक लोन पेयर है, यानी यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ से भी होगी। यहाँ पर आप नहीं बोलोगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, दोनों लोन पेयर, यहाँ से कोई सेंटर नहीं है, सिर्फ अकेला यही सेंटर था, इसलिए क्या कहोगे इसके अंदर, नो GI। ठीक है, ये आपके लिए केस सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट बात करें केस थर्ड, इसके अंदर केस का ध्यान रखिएगा साइक्लोएल्कीन्स। तीसरा केस टॉपिक क्या हो गया आपके पास, केस थर्ड, इसे कहेंगे साइक्लोएल्कीन्स। अब देखो साइक्लोएल्कीन्स का सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मान लीजिए अपन ये वाला ले लेते हैं। चलिए इसके अंदर बात करें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि रिंग है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होना ही है। सेकंड बात करें हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से चेक कर लें, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इन 2 ग्रुप्स को बोल रहा हूं तो क्या होंगे, सेम प्लेन पर है, बट 4 ग्रुप नहीं है। अब ये तो आप कह सकते हो कि चलो सेम प्लेन पर है, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या थी, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, नो डाउट ये भी है, बट यहां पर GI होगी या नहीं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहां पर कोई GI नहीं है। रीजन की बात करें तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिएगा कि 3, 4, 5 और 6 मेंबर, एक और 7 मेंबर तक की रिंग के अंदर 1 2 3 7 मेंबर की रिंग तक के अंदर कभी भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट पे GI नहीं होगा, GI नॉट पॉसिबल। रीजन इसका यह है कि इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। अब खुद सोच लो, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो GI कैसे, क्योंकि GI के लिए 2 अलग अलग फॉर्म्स चाहिए होंगे। अब मैंने अगर इसको तोड़ने की तो कोशिश की, यानी घुमाने की, रोटेशन की ट्राई किया, तो क्या होगा, रिंग टूट जाएगी। तो इसका ध्यान रखेंगे। अगली बात करें 8 से 11 तक फिर एग्जिस्ट करना चालू होती है, बट आपको इतना ध्यान रखिएगा सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल एज कंपेरेटिवली ट्रांस, और अगर रिंग 12 से आगे फर्दर चलती रहती है तब कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ट्रांसफॉर्म सिस से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो साइक्लोएल्कीन्स में इतना ध्यान रखिए। आपको सिर्फ क्या क्या करना है, 3 से 7 मेंबर रिंग तक कोई एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहां पर GI नहीं होगी। 8 से 11 से चालू होगी, लेकिन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सिस और ट्रांस। 12th से बाद में किसको ज्यादा स्टेबल बोलोगे, ट्रांस को। इतना ध्यान रखिएगा। अगर एग्जांपल आपके तौर पे आपको पूछ ले कि इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी GI, तो आप क्या कहोगे, GI एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कितने मेंबर की रिंग है, 8 मेंबर की रिंग है। अब एक चीज पे ध्यान रखिएगा, मान लीजिए मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दिया और आपसे पूछा है कि GI इसके अंदर शो होगी या नहीं। हाँ जी, तो यहां पर नो डाउट GI शो नहीं होगी, बट आपके पास ये वाला एक सेंटर है जहां से GI शो होगी। सो अगर आपसे पूछे मॉलिक्यूल के अंदर GI शो करेगा या नहीं, तो क्या कहेंगे, इट विल शो GI। चलो फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं इसके। चलिए हाँ जी, इसके अंदर भी आपको क्या चेक करना है, GI।
कैसे? हाँ, फर्स्ट के अंदर कोई जीआई चांसेस नहीं है, इधर भी नहीं, इधर चेक करो, इसके अंदर, यहां पर चेक करोगे, देखो इसके अंदर कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं है। बट इस डबल बॉन्ड पर देखें, ये डबल बॉन्ड बाहर की साइड है, बाहर की साइड होगा तब क्या होगा, यहां पर जीआई होगी या नहीं? तो यहां पर चेक करेंगे, देखो ये पोजीशन दोनों अलग अलग है, इधर भी अलग है, जीआई होगी। नेक्स्ट, इधर कोई चांसेस नहीं है जीआई के, इधर यहां से जीआई पॉसिबल नहीं है, बट यहां से जीआई पॉसिबल है, इधर हो जाएगा। इधर जीआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना, आप एक चीज कह सकते हो कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहां पर sp3 है, ध्यान रखिएगा ये दोनों ग्रुप्स सेम प्लेन पर नहीं है, यहां पर जीआई नहीं होगी। ठीक है, 3 केस अपन कंप्लीट कर चुके हैं जीआई के। अगर बात करें 4th केस की, नाउ केस 4 की अगर मैं बात करूं तो इस केस 4 में अपन चेक करेंगे क्यूमुलिन्स। अब ये क्यूमुलिन्स का मतलब क्या हो गया? क्यूमुलिन ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लॉन्ग चेन जुड़ी हुई हो। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? क्यूमुलिन। यहां पर आगे चल रहा है कुछ चीजें। अब शॉर्टेस्ट क्यूमुलिन की बात करें, इसको कहा जाता है अलीन। ठीक है, इसको कहा जाता है अलीन। अब यहां पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो देखिए, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की sp2, यहां पर sp, यहां पर sp2। तो यहां पर ध्यान रखने वाली चीज ये है, नो डाउट यहां पर sp2 हाइब्रिडेशन, यहां पर sp2 हाइब्रिडेशन। आप कह सकते थे कि यहां पर अगर मैंने कोई 2 ग्रुप लगा दिए तो दे विल बी इन द सेम प्लेन। पहली कंडीशन वही है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, नो डाउट पाई बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होगा ही। सेकंड क्या था कंडीशन थी? सेम प्लेन पर। बट सेम प्लेन के अंदर बात करें तो यहां पर बीच में कौन सा आ गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता है p वाले क्या होंगे? px, py, pz तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो होगा क्या? नो डाउट यहां पर जो sp2 अगर बोर्ड ऑफ द प्लेन पर है तो यहां पर sp वाला क्या करेगा? कुछ चेंज हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये वापस, अगर 2 ऐसे हैं तो 2 ग्रुप ऐसे आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको एक चीज ध्यान रखेगा, इन शॉर्ट, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, इन शॉर्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो नो जीआई। यानी अगर बात करें जीआई के लिए, अगर मार्कर की बात करें तो यहां पर 2 ग्रुप्स, ये ग्रुप्स सेम प्लेन पर होना चाहिए। बट क्या होता है, यहां पर जैसे ही कुछ आ जाए तो यहां पर क्या होगा? ग्रुप्स कुछ इस तरीके से आ गया, तो अब क्या होगा? 2 ग्रुप्स ऐसे इधर लगे हुए हैं, बट इधर बात क्या होगी? एक ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक ग्रुप इधर लगा हुआ है। इन शॉर्ट 2 ग्रुप ऐसे हैं और 2 ग्रुप ऐसे हैं, तो कभी भी जीआई शो होने के चांसेस नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी केस के अंदर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो नो जीआई। अब बात करें, अगर मान लीजिए ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करें तो अपन कह सकते हैं जीआई कैन हैपन। कैन हैपन क्यों? मान लीजिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ऑड नंबर है, ए बी ए, अभी तक नो डाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन फॉलो है, ऑड नंबर ऑफ जीआई भी है। ठीक है, बट अपन बात करें, तीसरी कंडीशन बाकी थी अपनी। कौन सी तीसरी कंडीशन थी? यहां पर ग्रुपिंग्स अलग अलग होनी चाहिए, यहां पर ग्रुपिंग सेम हो गई तो यहां पर जीआई शो नहीं होगी। और ऐसा एक और एग्जांपल देख लें, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो यहां पर क्या होगा? अगर ए बी डी ई, इसके अंदर बात करें जीआई शो होगी। ये केस क्यूमुलिन का। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ इतना शॉर्ट में ध्यान रखो कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो कोई जीआई नहीं है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो जीआई हो सकती है, बट ध्यान रखेंगे 3rd कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें केस 5th। केस 5th की बात करें, केस 5th के अंदर बात करते हैं अपन स्पाइरेन की। अब स्पाइरेंस क्या स्ट्रक्चर है? अगर इस टाइप की 4 मेंबर की रिंग होती है, 5 मेंबर की, अगर रिंग इस तरीके से जुड़ी हुई हो तो इसे अपन स्पाइरेंस कहते हैं। अब इसमें जीआई होगी या नहीं, इसके बारे में बात करें। चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सिंगल अगर एक मॉलिक्यूल है,
तो अगर मैं रिंग की बात करूं तो यहां पर इसकी रिंग के अंदर बात करेंगे तो देखो हाइब्रिडेशन ये हो गई, sp3 है, पहले भी बता चुके हैं। ये इस तरीके से एक ग्रुप S से एक ग्रुप पीछे, इधर भी एक ग्रुप आगे और एक ग्रुप पीछे, तो यहां पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन है, तो यहां पर क्या होंगे, यहां पर अगर मैंने ग्रुप्स चेंज कर दिए A B C D तो ये GI होगी। बट ऐसा कुछ, अब मैंने क्या किया, रिंग को डबल कर दिया। अब स्ट्रक्चर की बात करें, देखो अब यहाँ पर क्या हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन आपको पता है यहाँ पर कौन सी है, sp3। मान लीजिए ये वाली जो प्लेन ऑफ द रिंग है ये अगर बोर्ड ऑफ द प्लेन पर बनी है, यानी अगर ये बोर्ड पे ऐसी बनी है तो दो ग्रुप इधर लगे होंगे, वो एक आगे और एक पीछे, यानी कुछ ऐसा लगा होगा, ठीक है। अब खुद सोचो, ये तो रिंग इधर बनी हुई है, यानी ये वाला ग्रुप भी कहाँ होंगे, इधर वाले, ये भी क्या होंगे, एक आगे और एक पीछे की साइड। अब ये रिंग जब एक आगे और एक पीछे की साइड से बनी है तो ये भी कहां से बनेगी, वही आगे और पीछे की साइड से, और यहां पर कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर ये, यानी इन चारों की बात करूं, ये दो ग्रुप और ये दो ग्रुप्स इज ऑन द डिफरेंट प्लेन, तो यहां पर भी GI के कोई चांसेस नहीं है। तो इन शॉर्ट यहां पर भी कह सकते हैं कि अपने पास अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स है, इवन नंबर ऑफ रिंग्स, तो क्या कहोगे, नो GI। बट अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स, तो GI कैन हैपन। वही तीसरी कंडीशन आपको लगानी है कि सेम ग्रुप है या डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहां पर क्या किया इन्होंने, चेंजेस कर दिए मॉलिक्यूल के अंदर कुछ इस टाइप से। यहां पर आपके मान लीजिए आपके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर एक H, यहां पर इन्होंने लगा दिया, यहां पर भी एक H और यहां पर CH3। इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ और आपको पूछा है यहां पर GI होगी या नहीं, तो अल्टीमेटली आप क्या चेक करोगे, वही आपको तो पता है क्या है, इवन नंबर हो तो फिर GI नहीं होगी, ऑड नंबर होगा तो GI होगी। तो इस केसेस में आप रिंग को कैसे कंसिडर करो, एज अ पाई बॉन्ड। तो अल्टीमेटली अगर देखोगे तो रिंग को जब मैं पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पर 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 5 पाई बॉन्ड यानी ऑड नंबर ऑफ रिंग्स। सो GI हो सकती है, लेकिन तीसरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो तीसरी कंडीशन की बात करें, तीसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप कहोगे इस मॉलिक्यूल के अंदर GI शो होगी, ठीक है। फटाफट समझ लो, नोट करते हैं फटाफट इसका, स्पाइरेंस ये होगा स्पाइरेन। अब इसके फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए GI बताइए क्वेश्चंस में। हाँ जी, पहले में हो गया या नहीं, सिंपल, ग्रुप सेम नहीं, अगले वाले में चांसेस ही नहीं है, इसमें होएगी बिल्कुल, इसमें ना, अगला हो गया, नेक्स्ट 1 2 3 कौन सा हो गया, इवन है या ऑड है, ऑब्वियसली ऑड, ऑड नंबर के अंदर H और CH3 दोनों अलग अलग हो गया, इसके अंदर इवन सोचना ही नहीं, इसके अंदर नो डाउट ऑड नंबर है, होना चाहिए था H और CH3 हो सकता था, बट भैया दोनों H2 ने गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 HCH3 HCH3 अलग होगी। अगला 1 2 3 4, अरे 4 पाई बॉन्ड कोई काम के नहीं है। अगले क्या हो गया, 1 2 3, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक है, ग्रुप अलग हो गया। नेक्स्ट बिल्कुल नहीं, देखिए यहाँ पर H और Me की बात करें तो यहाँ पर H और Me यहाँ पर अलग है, बट यहाँ पर जब भी डबल बॉन्ड के हिसाब से चलो रिंग के अंदर हमेशा इस तरीके से चलेंगे, यहाँ पर सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम, ग्रुपिंग कोई डिफरेंट नहीं है, यानी एक साइड क्या हुआ, GI डिफरेंट। नेक्स्ट NOH यहाँ पर होगी, रीजन N के पास क्या है, एक लोन पेयर, यहाँ पर OH। इधर बात करें, इधर आए थे सेम, बट आगे चलेंगे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर अलग हो गया, तो क्या कहेंगे, GI होगी। नेक्स्ट वाले में कोई GI नहीं है, बट इस सेक्शन पर देखेंगे फर्स्ट और सेकंड पर, यहां पर GI होगी, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर GI शो होगी, ठीक है। फटाफट चेक करो। चलिए फटाफट अगले वाले क्वेश्चन 16th। हाँ जी, यहां से नहीं, GI के साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली। 17th यहां पर देखो क्या कंसीडर करने को बोला था, एस डबल बॉन्ड HME, और क्या टेंशन, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड आ गया डबल,
नेक्स्ट, हाँ इसके अंदर भी इवन छोड़ दो। 19th 10 नंबर की कार्बन जीआई एग्जिस्ट करेगा। अगले वाले के अंदर 20 के अंदर लोन पेयर, और देखिए यहां पर भी एक लोन पेयर, यहां पर भी एक लोन पेयर, जीआई होगी। 21 के अंदर बात करें, इधर से कुछ ना होना, इधर से भी कुछ ना होना, बट इस डबल बॉन्ड की बात करें, ये यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH है, ग्रुप्स चेंज है, तो इस पोजीशन से जीआई होगी। नेक्स्ट वाले की बात करें, इस डबल बॉन्ड पे अगर चेक करना चाहो तो इस रेस्पेक्ट यहाँ पर पूरी चीज सेम आ रही है, नो जीआई, बट यहाँ पर जीआई होगी रेस्पेक्ट सेंटर, ये होगा, इट विल ऑल्सो शो जीआई। नेक्स्ट 23, अगले वाले में नाइट्रोजन के हिसाब से लोन पेयर CH3 अलग, Me और एक H अलग, ये आपका सेंटर, और यहां से भी जीआई होगी। इधर बात करें, इधर चेक करो, देखो यहाँ पे ऑड नंबर के हिसाब से मत चला जाना, यहाँ पर HH, यहाँ पर HH, ऐसे मत कर देना कि जीआई नहीं होगी। यहाँ पर पर्टिकुलर सेंटर पर बात करें तो यहाँ पर चेक करेंगे सेम, बट यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर चले सेम, बट आगे चलेंगे डिफरेंट, तो यहाँ पर भी क्या कहोगे, जीआई होगी। 25 एंड 26 के अंदर बात करें, 25 26 आपको पहले भी कहा था किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ओपन बुक टाइप का स्ट्रक्चर। अगर ओपन बुक टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर बात करें, इस टाइप का कोई बुक होगी, यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास ग्रुप लगे हुआ है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर Me और H लगा हुआ है, ओके। अब यहाँ पर Me और H लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये सेंटर पर Me और H अलग आ गया, नीचे के सेंटर पर आए तो यहाँ पर क्या होगा, या तो इस साइड जाओगे या इस साइड गए, तो यहां पर आए तो यहां पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है, तो डबल बॉन्ड यहां पर अलग हो गया, यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहां पर क्या कहोगे, ये सेंटर पर दो ग्रुप अलग हो गए, इस सेंटर पर भी दोनों ग्रुप अलग हो गए, यानी क्या कहेंगे, यहां पर जीआई होगी इस सेंटर पर, क्योंकि यहां पर Me और H अलग है। दूसरा सेंटर इधर पे बात कर ले तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, यहाँ पर CH2 है, सॉरी CH है, यहाँ पर CH2, ग्रुप अलग अलग। 26 में ऐसा कोई केस नहीं मिलने वाला, नो डाउट यहाँ पर Me और H तो अलग अलग हो गए, बट यहाँ पर भी CH, यहाँ पर भी CH, और यहाँ पर खत्म। तो ये सारे केसेस थे जीआई के, आपको ध्यान रखने हैं, इतने केसेस के अंदर अपन जीआई पढ़ेंगे। कल आपको कुछ सिस ट्रांस EZ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, ओके, थैंक यू।